हंटर एक्स हंटर चैप्टर 345। शुरुआत होती है गोन और जिंग के फोन कॉल से, जहां गोन अपने फादर को बताता है कि वो अपने ओरा को बाहर नहीं निकाल पा रहा। इस पर जिंग बोलता है कि उसका ओरा अभी भी निकल रहा है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा। मतलब गोन अब एक तरीके से नॉर्मल स्टेट में वापस आ चुका है। जिंग गोन से ये कहता है कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसके साथ सिर्फ इतना ही हुआ है, क्योंकि वो इससे काफी ज्यादा चीजें खो सकता था। फिर जिंग उसे ये एडवाइस देता है कि मौके का यूज करे और किसी चीज की तलाश में निकल पड़े। गोन अपने फादर जिंग की बात मानता है और वापस वेल आइलैंड पर लौट जाता है और वहाँ अपनी आंटी मीटो से मिलता है। डिनर के टाइम मीटो गोन से ये पूछती है कि क्या वो इस बात से उदास है कि वो जिंग के साथ नहीं जा पाया, जिसके जवाब में गोन ये कहता है कि अगर वो जिंग के साथ जाता तो शायद उसके रास्ते की वो रुकावट ही बनता, और ये बात तब अलग होती अगर वो नन यूज कर पाता। गोन ये भी एक्सेप्ट करता है कि सच तो ये है कि वो भी जिंग से मिलना ही नहीं चाहता, बल्कि उसे ढूंढना ही उसका मकसद था। मीटो भी इस बात पर एग्री करती है और कहती है कि जिंग में एक फादर की क्वालिटीज नहीं है, जिसके जवाब में गोन भी हाँ बोलता है और साथ में ये भी कहता है कि उसके अंदर भी एक बेटे की क्वालिटीज नहीं है। ये सुनकर मीटो गुस्सा हो जाती है। तब गोन हंसते हुए कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। गोन अपने ग्लास में देखते हुए कहता है कि वो कभी जिंग के साथ इसलिए नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो उसका फादर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जिंग की पावर और ग्रेटनेस को अपनी स्किन से फील करना चाहता था। लेकिन अब वो ये सब नहीं कर सकता क्योंकि वो नन यूज करने की एबिलिटी खो चुका है। मीटो बात को खत्म करते हुए कहती है कि अब वो उसी के साथ फंसा हुआ है और रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बड़े बड़े पेपर के बंडल के साथ वापस आती है और कहती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स गोन को फिल करने होंगे, जिसे देखने के बाद गोन मजाकिया अंदाज में घबरा जाता है। दूसरी तरफ बियॉन्ड नतारो की डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपीडिशन टीम के बेस पर जिंग की बात एक मेंबर से होती है, जो उसे ये बताता है कि टीम दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो चुकी है। एक टीम वो है जो जिंग के पैसे नहीं लेगी और दूसरी टीम वो है जो पैसे ऑलरेडी ले चुकी है। वो कहता है कि इस वजह से चाउस फैल जाएगा और कोई भी जिंग के किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। फिर वो ऐड करता है कि क्योंकि उन सबको बियॉन्ड ने हायर किया है, इसलिए जिंग उन्हें मिडल मैन मान सकता है और वो उन्हें नीच भी समझे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और मेंबर ये भी मानता है कि अगर वो सब मिलकर भी जिंग पर अटैक करे तो वो उसे हरा नहीं पाएंगे, जिस पर जिंग ये बोलता है कि वो उसे बेवकूफ नहीं बना सकते और साफ साफ कहता है कि वो सब स्पेशलिस्ट है। जिंग एक्सप्लेन करता है कि उसे क्यों लगता है कि बियॉन्ड की एक्सपीडिशन टीम के मेंबर स्पेशलिस्ट है। तब पेरिस्टन अपने मन में मानता है कि जिंग की सोच बिल्कुल उसके जैसी है और ये पहली बार है जब उसे किसी के साथ इतनी ज्यादा नफरत महसूस हुई है। एंड अब वो सोचता है कि वो जिंग के साथ आगे क्या करेगा। इसी बीच एक डांस क्लब में दो लड़कियों को प्रिंस हेरादिन्स के होटल में आने का इन्विटेशन मिलता है और वो दोनों इसके लिए मान जाती है। होटल पहुंचकर वो उसकी लग्जरी देखकर शॉक हो जाती है और प्रिंस से पूछती है क्या वो बिल्कुल अकेला है, जिसके जवाब में प्रिंस ये कहता है कि उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता और उन लड़कियों को कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ। बाद में सेरादीन से मार्क नाम के एक आदमी की फोन पर बात होती है, जहां वो कंप्लेन करता है कि वो लड़कियां दुनिया में क्या चल रही है इससे बिल्कुल अनजान थी और सिर्फ फैशन में इंटरेस्टेड थी। फिर वो मार्क से और लड़कियां भेजने को कहता है। उसके बाद हमें पूरा बाथरूम दिखाया जाता है जो खून से भरा हुआ होता है, जो क्लियरली दिखाता है कि प्रिंस ने उन दोनों लड़कियों को मार दिया है और ये उसकी पहली विक्टिम नहीं थी। वापिस हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में चिडेल को आईपीए के डायरेक्टर का ऑर्डर मिलता है कि वो बियॉन्ड को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जिसमें लिखा हो कि अगर बियॉन्ड एक बार भी रूल्स तोड़ता है तो उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। साथ में ये भी ऑर्डर दिया जाता है कि अगर बियॉन्ड रूल्स तोड़ता है तो चिडेल ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जहां रियोट हो और सब कुछ वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट हो। चिडेल ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर बियॉन्ड के पास जाती है। बियॉन्ड उसे पढ़ता है, रूल से एग्री करता है और बिना हेजिटेशन साइन भी कर देता है। फिर वो पेन को जोर से पेपर पर मारता है, जिससे पेन कागज में घुस जाता है और कहता है कि अब सिर्फ 3 चीजें बाकी है, एबिलिटी, रिसोर्सेज और कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर के एंड में कुरापिका और मिजाइस्टम की कार में बात होती है, जहां मिजाइस्टम ये पूछता है कि स्कारलेट आइज वापस लेने के बाद वो प्रिंस के साथ क्या करेगा, जिसके जवाब में कुरापिका कहता है कि उसे प्रिंस से कोई मतलब नहीं है और वो सिर्फ स्कारलेट आइज वापस चाहता है। मिजाइस्टम फिर पूछता है कि अगर प्रिंस ने उसे मना किया तो क्या होगा। तब कुरापिका कहता है कि वो पहले भी ऐसे लोगों से मिल चुका है जिन्होंने ये कहा था कि वो कुर्ता क्लैन की आंखें देने से अच्छा है मर जाए, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मरा, बल्कि दोनों का दिल बदल गया और उसे पूरा यकीन है कि प्रिंस का भी दिल बदल जाएगा। जिसके साथ ही चैप्टर की एंड मिजाइस्टम के इस डायलॉग पर होती है कि वो उम्मीद करता है कुरापिका की बातें सही हो और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है।